ऐसे अच्छे से रिवाइज कर रहे होंगे। ठीक है, अभी तक हमने 25 तक कर लिया था 2021 का पेपर। अब हम करेंगे आज 26 क्वेश्चन से। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा 26 में कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव निस्यंदक भोजी यानी कि फिल्टर फीटर है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको आता है अच्छी बात है, ठीक, नहीं आता है स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, वैसे इसका आंसर होगा सीप या ऑयस्टर। ओके, एंड ये क्वेश्चन पीवाईक्यू में ये जो ऑप्शन है ना, ऑप्शन पीवाईक्यू के रिपीटेड हैं। ठीक है, तो इसीलिए कहते हैं कि यूपीएससी का जो ऑप्शन है एक बार वो भी आप लोग देख लिया करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। अब देखिए निम्नलिखित जैव भू रासायनिक चक्रों में से किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्वों के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है। ठीक, अब देखिए कार्बन चक्र दिया है, नाइट्रोजन चक्र दिया, फास्फोरस चक्र दिया और सल्फर चक्र दिया है। ठीक, क्या होगा फास्फोरस चक्र होगा। वैसे ये क्वेश्चन पीवाईक्यू का है। ठीक है, तो ये तो आपको पता ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आइए, निम्नलिखित में से कौन से जीव अप्रधारी या ड्राई इटिवोर हैं। अप्रधारी ड्राई इटिवोर हैं। ठीक है, अब देखिए अगर इसके सारे ऑप्शन को हम आराम से देखें, ठीक है, रिलैक्स होके, तो हम ये पाते हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है केचुआ, ठीक है, सेकंड है जेलीफिश, ओके, थर्ड है सहस्त्रपादी, ओके, फोर्थ है समुद्री घोड़ा, ओके, और फिफ्थ है कास्टियूका यानी उडलाइस। अब देखिए नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अगर हम देखें तो हमारा जो समुद्री घोड़ा है सी हॉर्स, ठीक है, ये जो होता है ये होता है शाकाहारी, तो ये तो अप्रधारी हुआ नहीं। ठीक, तो अगर हम फोर्थ ऑप्शन को देख के गलत कर दे तो हमारा फोर्थ में ये भी कट गया, सेकंड ऑप्शन भी कट गया, फिफ्थ ऑप्शन आंसर हमारा आ गया। ठीक, देख रहे हैं आप, एक सिंगल सा हमने ऑप्शन कट किया, हमें बस इतना पता कि समुद्री घोड़ा शाकाहारी है, तो हमारा आंसर आ गया। ठीक, अब इसलिए कहते हैं कि जो पेपर होगा ना बहुत रिलैक्स होकर पढ़िएगा, बहुत रिलैक्स होकर के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 29 क्वेश्चन में है कि यूएनईपी द्वारा समर्थित कॉमन कार्बन मैट्रिक को किस लिए विकसित किया गया। ठीक है, ओके, ऑप्शन देख लेते हैं एक बारी। फर्स्ट ऑप्शन है संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करने के लिए। ओके, सेकंड ऑप्शन है कार्बन उत्सर्जन व्यापार में विश्व भर की वाणिज्यिक कृषि संस्थाओं के प्रवेश हेतु अधिकार देने के लिए विश्व भर। ठीक है, आइए चलिए इसको हमने कर दिया अंडरलाइन विश्व भर को। सी ऑप्शन देखते हैं कि सरकार को अपने देशों द्वारा किए गए समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन हेतु अधिकार देने के लिए समग्र, ये भी एक डेटा है, इसको भी हमने कर लिया अंडरलाइन। फोर्थ ऑप्शन है हमारा किसी इकाई समय यानी कि यूनिट टाइम में विश्व में जीवाश्मी ईंधनों के उपयोग से उत्पन्न होने वाले समग्र कार्बन पदचिह्न के आकलन के लिए। अब अगर हम देखें तो हमारा सिंपल सा स्टेटमेंट कौन सा है, यूपीएससी जब हमने इससे पहले के क्वेश्चन किए थे है ना, पेपर सॉल्व किए थे 23 22 के, तो हमने देखा था कि जो सिंपल सा स्टेटमेंट देता है यूपीएससी वही हमारा आंसर होता है। अब देखिए अगर हम फर्स्ट ऑप्शन को आराम से पढ़ें कि संपूर्ण विश्व में निर्माण कार्यों के कार्बन पदचिह्न का आकलन करेंगे, एकदम सिंपल सादा सा स्टेटमेंट है, हमारा आंसर हो गया यही। ठीक, बाकी इसमें देखिए समग्र विश्व भर में इतना कुंटल भर डेटा भर रखा है ना, ढेर सारा डेटा भर दिया, तो ये तो आंसर होगा नहीं। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। 30 हमारा क्या है कि निम्नलिखित समूहों में से किनमें ऐसी जातियां होती हैं जो अन्य जीवों के साथ सहजीवी संबंध बना सकती हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है नाइडेरिया, सेकंड ऑप्शन है कवक, थर्ड ऑप्शन है आदि जंतु या प्रोटोजोआ। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब आपको क्या लगता है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कुछ नहीं होगा, इसका आंसर होगा 3, क्योंकि ये साइंस एंड टेक हाँ, क्योंकि ये एकदम सिंपल सा स्टेटमेंट दिया है और थोड़ा थोड़ा हमें लग रहा है कि ये साइंस का है ना, तो ऐसा कुछ दिया नहीं है, सिंगल दिया है कि ये नाइडेरिया कवक आदि जंतु तो बना सकती हैं। कैन यूज हुआ है ना, तो कैन में तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी अगर 0.001% भी किसी एक के साथ भी बना लेते हैं तो आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम अपने। हाँ, क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, मुरैना के समीप स्थित 64 योगिनी मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, देखते हैं, विचार करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा यह कच्छप घाट राजवंश के शासन काल में निर्मित एक वृत्ताकार मंदिर है। ठीक है,
सेकंड ऑप्शन है यह भारत में निर्मित एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है। एकमात्र, इससे पहले एकमात्र आया था तो क्या हुआ था, ये एकमात्र वर्ड जो होता है गलत होता है। ठीक, एकमात्र वर्ड गलत होता है। आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन जब हमने किए थे उसमें भी आया था तो एकमात्र गलत ही हुआ था। ठीक है, थर्ड ऑप्शन से देखते हैं, इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में वैष्णव पूजा पद्धति को प्रोत्साहन देना था। ठीक है, वैष्णव क्या है, वैष्णव एक है, डेटा अंडरलाइन कर लेते हैं। देखिए फोर्थ ऑप्शन क्या है, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। ठीक है, निम्नलिखित उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ओके, अभी एक मिनट हम चारों ऑप्शन देख लेते हैं कि हमारा ऑप्शंस क्या कहते हुए। देखिए पहली बात तो हम देखते हैं एकमात्र वृत्ताकार मंदिर, एकमात्र जब भी आता है वो होता है गलत। अब देखते हैं हम दो दो जो है वो कौन से ऑप्शंस में दिया। फर्स्ट में दिया तो ये गलत हो गया, सेकंड में दिया ये भी गलत हो गया, थर्ड में दिया तो ये भी गलत हो गया। हमारा आंसर आ गया फोर्थ। बट मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी। देखिए एग्जामिनर जो होता है ना, ठीक है, उसके पास ना वो राजवंश जो है ना उसमें दिमाग नहीं लगा सकता। ठीक, तो यूपीएससी क्या करता है, एग्जाम मतलब जो राजवंश होगा वो जनरली सही दे देगा। ठीक, ये जनरली सही होता है। ठीक है, अब एक मात्र हमें पता था गलत होगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या किया, यूपीएससी ने स्वैप कर दिया। जब वैष्णो देवी है तो वैष्णो को हम शव भी तो कर सकते हैं, शव पद पूजा पद्धति को, है ना। तो ये इजी है कंपेयर टू दिस। राजवंश गलत करना थोड़ा कठिन होता है कंपेयर टू शव वैष्णो करना। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पे ये स्वैपिंग कर सकता था यूपीएससी। ठीक है, तो वो गलत हो गया, मतलब स्वैप कर दिया यहाँ पे, तो ये गलत हो गया हमारा आंसर आ गया, है ना। ये ऑप्शंस गलत हो गया। चलिए 30। अब ये सब चीज़ें ना आपको ऑन स्पॉट सोचना पड़ेगा। अब या ध्यान रखिए, अगर 25 के पेपर में कहीं भी वैष्णो शैव आ गया तो आप तुरंत इस क्वेश्चन को याद करिएगा और देखिएगा कि वहाँ पे वैष्णो दिया था तो गलत था, ठीक है, शैव दिया था तो गलत था। तो ऑब्वियसली अब इससे पहले वाले अगर आप उठा के पेपर के क्वेश्चन देखेंगे ना तो उसमें भी ये चीज़ें गलत ऐसी ही की गई हैं। ठीक है, तो आप तुरंत वहाँ पे अपने माइंड को एकदम केयरफुली देख लीजिएगा, एक्टिव कर लीजिएगा और आंसर को सही सही मार्क कर दीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए 32, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबद्ध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रवाहित किया जाता था। ठीक, ये तो देखिए PYQ है, पता नहीं कितनी बार स्टेट PCS स्टेट प्लस UPSC पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक, इसका आंसर होगा धौलावीरा। इसमें तो टाइम वेस्ट करना ही नहीं था। ठीक है, अब ये सब तो हम आप चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तो सीधे ही देख के आप आंसर मार्क कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 33 में कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कारखाना या के कारखाने स्थित थे। भरूच में स्थित है, चिकागोल में स्थित है, त्रिचनोपोली में स्थित है। ठीक, तो पहले में जब पहली शताब्दी पहले चतुर्थांश में क्या होता है, सिर्फ भरूच में स्थित है। ठीक है, ये आंसर होगा हमारा। अब ये आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, अगर नहीं आपको आता है तो स्किप कर दीजिएगा, ज़रा भी कंफ्यूज होइएगा तो स्किप कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए 34 में चलते हैं। गुप्त वंश के पतन से लेकर आरंभिक 7वीं शताब्दी में हर्षवर्धन के उत्थान तक उत्तर भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों का शासन था। मगध के गुप्त का, मालवा के परमार का, थानेश्वर के पुष्यभूति, 4th कन्नौज के मौखरी, 5th देवगिरी के यादव, 6th वल्लभी के मैत्रक। नीचे दिए हुए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब अगर हमने आपको जब तक 2 पेपर सॉल्व करें उसके अकॉर्डिंग अगर आप गेस करना चाहें तो कौन सा आंसर गेस करेंगे। अब देखिए जहाँ ऐसे क्वेश्चन दिए हो ना 6-7 स्टेटमेंट दिया हो, ठीक है, 6 वाले में जनरली 4 जिसमें 4 ऑप्शन होंगे वो वाला आंसर सही होगा। ठीक है, क्योंकि 22, 23 का पेपर आप देख लीजिएगा। ये देखिए अब यहाँ पे तो हमने कर दिया कि हाँ 1, 3, 4, 6 यानी कि 4 ऑप्शन है, यही एक सही है। ठीक है, अगर हमें एक भी आता है तो हम कर सकते हैं, अदरवाइज आपको तुक्का मारना पड़ेगा। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, उस पर मिल जाएगा आपको इसका एक्सप्लेनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 35,
पुर्तगाली लेखक नूनिज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाएं किन क्षेत्रों में निपुण थीं? किसमें थी? कुश्ती में थी, ज्योतिष शास्त्र में थी, लेखाकरण में थी, भविष्यवाणी में थी। ठीक है, नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। अब आइए चुनते हैं आंसर। भाई एक कोई वहाँ पे देखने तो जा नहीं रहा था, ठीक, विजयनगर साम्राज्य में कि क्या क्या दिया है, ना किसी ने पढ़ा है कि नूनिज ने क्या क्या वर्ड किया, तो ऑब्वियसली हम चारों मान के सकते हैं कि चारों ही में ही होंगी, तभी तो दिया, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है कि हो सकती हैं महिलाएं विजयनगर साम्राज्य की। चलिए 36 हम क्वेश्चन पे चलते हैं। आंध्र प्रदेश में मदनपल्ली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, अब हम देखते हैं कि कौन सा कथन सही है। पहला, पिंगाली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का डिजाइन किया था। ओके। सेकंड ऑप्शन है बी, पटाभी सीतारमैया ने यहाँ से आंध्र क्षेत्र में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। ओके। थर्ड ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर ने यहाँ राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ओके। फोर्थ ऑप्शन है मैडम ब्लावत्सकी तथा कर्नल ऑलकॉट ने सबसे पहले यहाँ थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया था। ये तो हो गया गलत, क्योंकि ये आपको पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता है तो आपको अच्छे से पढ़ना होगा स्पेक्ट्रम, अभी भी टाइम है, रिवाइज कर लीजिएगा। पिंगाली वेंकैया ने यहाँ भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का तिरंगे का डिजाइन किया था, ये भी नहीं है। मदनपल्ली में क्या होता कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान का बंगला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, यही आंसर होगा, ठीक है। ठीक, और पहली बार 1911 में गाया गया था कोलकाता में, ठीक है। बाकी अगर और एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करिए और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, मैं आपको वहाँ पे पूरा एक्सप्लेनेशन दे दूँगी आंसर का, इस क्वेश्चन के आंसर का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ओके, ऐतिहासिक स्थान है और ख्याति का कारण किस लिए? बुर्ज है, होम किस लिए? शैलाकृत देव मंदिर नहीं है, ये भी PYQ का क्वेश्चन है, ठीक। स्टेट प्लस UPSC दोनों में। देखिए UPSC ना PYQ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, भले ही वो ऑप्शन में दे रहा है बट दे रहा है, तो अगर हम PYQ भी अच्छे कर लें तो हमारे 7-8 क्वेश्चन तो ईजिली सही हो जाएंगे, ठीक। अगर पहला गलत हो गया तो ये भी कट गया, ठीक। अब हमारे पास बचे 2 ऑप्शन, ठीक है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, ठीक है। गणेश्वर कहाँ पे है? गणेश्वर है राजस्थान में, हमें पता है, ठीक। अभी इससे पहले वाले 22 या 23 के पेपर में भी गणेश्वर पूछा था। ताम कलाकृति के लिए प्रसिद्ध है, ठीक, तो आंसर हो जाएगा ये, ठीक है। और चंद्रकेतुगढ़ का ये है वेस्ट बंगाल में, 1 मिनट, ठीक। देखिए PYQ से भी क्वेश्चन पूछ रहा है UPSC। अब चलिए 38 पे चलते हैं। निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। ओके, फर्स्ट ऑप्शन है इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भगौड़े ख्वारिज्म युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंचा था, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में तैमूर ने मुल्तान पर अधिकार किया था और सिंधु नदी पार की थी, ठीक है। थर्ड ऑप्शन विजयनगर साम्राज्य के देवराय द्वितीय के शासनकाल में वास्को दा गामा केरल के तट पर पहुंचा था, तो हमें तो ये पता है कि ये गलत है, ठीक। ये भी PYQ का क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट तो पूरा, ठीक है। अब चलिए थर्ड हमारा हो गया गलत, हमारे पास बचा 2 ऑप्शन, अब इसमें से कोई एक ही होगा, ठीक। अब देखिए मोहम्मद बिन तुगलक कब मर रहे थे? मोहम्मद बिन तुगलक मर गए थे 1350 में, ठीक है। तैमूर कब आया था? तैमूर आया था 1370 में, ये अधिकार किया था, ठीक, 1370 में, ठीक है। तो आंसर इज ए ना कि बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये PYQ का क्वेश्चन है, ये भी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 में क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, फर्स्ट है संत फ्रांसिस जेवियर जूसियट संघ ऑर्डर के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, वन ऑफ द, ठीक है। वन ऑफ द आंसर मतलब ये पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अब देखिए सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। संत फ्रांसिस जेवियर की मृत्यु गोवा एक है डेटा में हुई थी तथा यहाँ उन्हें समर्पित एक गिरजाघर है, ठीक है। अब हमने गोवा को अंडरलाइन कर लिया क्योंकि एक है डेटा, ठीक। अब थर्ड ऑप्शन चलते हैं। गोवा में अगेन एक डेटा पूछा, में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है, ठीक है। अब भोज का तो अनुष्ठान कहीं भी हो सकता है, ठीक।
लेकिन अगर मृत्यु गोवा में हो जाता, ये जरूरी तो नहीं है कि मृत्यु गोवा में हुई, मृत्यु तो कहीं भी हो सकती है, ऐसा थोड़ी था कि पर्टिकुलर गोवा में ही हुई। और सेकंड चीज़ मैंने आपको बताया था इससे पहले कि जब सेम कुछ रिपीट हो ना तो दैट मीन्स उसमें से कोई एक गलत होगा। अब मृत्यु गोवा की जगह कहीं और भी हो सकती थी, तो ये ऑप्शन गलत करना ज़्यादा ईजी था। ठीक है, तो अगर हमारा सेकंड ऑप्शन गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, आंसर हमारा आ गया सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत केयरफुली आपको पेपर पढ़ना पड़ेगा, आराम से पढ़िएगा, इसीलिए प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, चलिए 40 क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। मिताक्षरा ऊंची जाति की सिविल विधि थी। ओके, और दायभाग निम्न जाति की सिविल विधि थी। ये कुछ विधि उधि के बारे में दिया है। ठीक है, डेटा भर के दिया, ऊंची जाति, निम्न जाति, सिविल विधि। ओके, आगे देखते हैं, सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं। मिताक्षरा व्यवस्था में पुत्र अपने पिता के जीवन काल में संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे। ठीक है, जबकि यानी कि वाइल दायभाग व्यवस्था में पिता की मृत्यु के उपरांत ही पुत्र संपत्ति का अधिकार का दावा कर सकते थे। ओके, ऐसा हो सकता था। आइए सेकंड एक बार थर्ड ऑप्शन देखते हैं। मिताक्षरा व्यवस्था किसी परिवार के केवल पुरुष सदस्यों के संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करती थी, जबकि वाइल दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्य दोनों के संपत्ति मामलों पर विचार करती है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, पहला में उच्च जाति निम्न जाति भर के डेटा दिया तो गलत होगा पहला ऑप्शन, तो हमारा 2 तो कट गया, 2 ऑप्शन बचे। ठीक, अब हमारा सेकंड ऑप्शन है, ये तो एकदम सिंपल लग रहा है कि मिताक्षरा में क्या होता था कि जब पिता के काल में ही पुत्र संपत्ति पर अधिकार का दावा कर सकते थे, जबकि दायभाग में कहता है कि जब पिता की मृत्यु हो जाती है तो पुत्र का दावा कर संपत्ति का दावा कर सकते थे। ठीक है, ये तो सही है। अब देखिए थर्ड ऑप्शन में क्या है ना, केवल ओवल दे दिया, तो थर्ड तो हमारा हो गया गलत, आंसर हमारा हो गया सही। ठीक है, अगर हम इसको, भाई यूपीएससी ना इतना ज़्यादा वो नहीं करता है, मतलब बहुत ज़्यादा डेटा नहीं भर देता है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर देता है। अब देखिए सेकंड थर्ड ऑप्शन अगर हम पढ़े तो कितना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। मिताक्षरा व्यवस्था में केवल पुरुष ही सदस्यों की संपत्ति संबंधी मामलों पर विचार करते थे, जबकि दायभाग व्यवस्था किसी परिवार के पुरुष और महिला सदस्य दोनों के संपत्ति मामलों पर विचार करते। एकदम बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है सेकंड थर्ड ऑप्शन, तो ये तो होगा नहीं। यूपीएससी ना सिंपल जो देख लगेगा ऑप्शन वही आंसर होगा यूपीएससी में। अब देखिए, आइए 41 पे चलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, ठीक है, हस्तिमल तथा क्षेमेश्वर क्यों प्रसिद्ध था? अगर इसमें से एक भी आपको पता है तो आप इजीली आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक, अगर नहीं पता तो आपको, ये वैसे है पीवाईक्यू का क्वेश्चन, आपको ध्यान देना पड़ेगा, और अगर नहीं पता तो स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में एलिमिनेशन लग सकता है और एग्जीक्यूट भी हो जाता है इजीली। 10 में से 7 तो सही हो ही जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ना वन लाइनर में कुछ नहीं हो सकता। आता है तो अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज स्किप कर दीजिए, नहीं आता तो चलिए 42 में चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके, पहला ऑप्शन है 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु की सभी अंडरलाइन महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। ओके, सेकंड ऑप्शन है 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए 1919, 1935, ठीक, 1935, 1813, 1833, ये सब ना आपके, और हाँ एक 1909, ये सब एकदम फिंगर पे होने चाहिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये तो होगा नहीं, सभी महिलाओं के लिए नहीं था। ठीक, तो आंसर हमारा बी हो गया। चलिए, ये आपको इतना अच्छे से कर लीजिएगा, अगर कुछ नहीं पढ़िएगा इसमें ना तो ये इतने तो पढ़ ही लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 मिनट, 43 है, 1 सेकेंड। भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है? पीवाईक्यू का क्वेश्चन, मल्टीपल टाइम पूछा स्टेट में, यूपीएससी भी पूछा इससे पहले। अगर हम पहले के पेपर ऐसे सॉल्व करते जाएंगे ना, देखिएगा 8 अगस्त 1942 को कितनी बार पूछा यूपीएससी। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन है AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव का अंगीकार किया गया। ओके,
बी ऑप्शन वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था। ओके। सी ऑप्शन है 7 प्रांतों से कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है। डी ऑप्शन है क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। ठीक। अब देखिए ये ना, ये आया था, एक सेकेंड, एक मिनट, ये हुआ था मार्च 1942 में। ठीक है। और ये हुआ था 8 अगस्त 1940 में। ठीक। उस समय कौन था जब ये हुआ था? तो लॉर्ड लिथगो थे, लिथगो के काल में हुआ था। ठीक। और हमारा ये 8 अगस्त 1942 इसके लिए प्रसिद्ध है, भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था। ठीक है। और ये तो ऑप्शन है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए पीवाईक्यू कितनी बार रिपीट किया है यूपीएससी, है ना। चलिए 44 पे चलते हैं। कौन सा अंग्रेजी में अनुदित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग ऑफ प्रिजन से संबंध है? कौन संबंध है? ठीक। सॉन्ग ऑफ प्रिजन संबंध है हमारे मोहनदास करमचंद गांधी। बाल गंगाधर तिलक का तो हमें पता है गीता रहस्य है, गीता रहस्य। ठीक। जवाहरलाल नेहरू के भी बहुत सारे हैं। ठीक है ना, याद नहीं आ रहा मुझे अभी। सरोजनी नायडू का ये वाला है गोल्डन थ्रेशोल्ड। हाँ, गोल्डन थ्रेशोल्ड। भारत की खोज, और भी बहुत सारी हैं, यही एक नहीं है, लेकिन इसका आंसर है वो सॉन्ग ऑफ प्रिजन जो है वो मोहनदास करमचंद गांधी का। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको आते हैं अटेम्प्ट करिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। ठीक है। 45 पे चलते हैं। मध्यकाल भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? ठीक। तो अब सही अनुक्रम है परगना, सरकार और सूबा, पहला ही ऑप्शन होगा। आता है करिएगा, अदरवाइज स्किप कर दीजिएगा। 46 इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे या थे, जो बाद में बैथुन फीमेल स्कूल के नाम से जाना जाने लगा? ये तो सबको ही आता होगा आई थिंक। ठीक है। ईश्वरचंद विद्यासागर। कितना इजी क्वेश्चन था ना ये, पढ़ना पड़ेगा, स्पेक्ट्रम अच्छे से अभी भी टाइम में रिवाइज कर लीजिएगा डिवाइड करके। 47 औपनिवेशिक भारत के संदर्भ में शाह नवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरुबख्श सिंह ढिल्लो याद किए जाते हैं। किस लिए याद किए जाते हैं? तो ये याद किए जाते हैं, पहला ऑप्शन देखते हैं, पहला स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नेता के रूप में। कब हुआ था ये? 1905 में हुआ था। ठीक। ओके। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 1946 सेकेंड ऑप्शन है मेरा, 1946 की अंतरिम सरकार के सदस्यों के रूप में। ठीक। ये भी नहीं होगा। संविधान सभा में प्रारूप समिति के सदस्यों के रूप में, तो उसमें तो इसमें से कोई था नहीं, अगर आपको प्रारूप समिति पता हो। ठीक। 7 सदस्यीय समिति, भीमराव अम्बेडकर सदस्य उसके मेन अध्यक्ष थे और 6 और थे, उसका नाम आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए डी ऑप्शन क्या है कि आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारियों के रूप में, यही हमारा सही है, INA के अधिकारियों के रूप में थे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? फर्स्ट ऑप्शन है हैदराबाद राज्य से आरकोट की निजामत का उदय हुआ। ओके। सेकेंड ऑप्शन विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ। ठीक है। रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुर्रानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ था। अब देखिए सेकेंड और फर्स्ट, ठीक है, सेम प्रोनाउंस हो रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे आरकोट की निजामत का उदय हुआ। ठीक है। तो यहाँ पे डबल डेटा है, तो ये गलत हो गया, हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अब थर्ड ऑप्शन, हाँ, तो ये तो गलत हो गया, तो फर्स्ट गलत हो गया। ठीक है। विजयनगर साम्राज्य से मैसूर राज्य का उदय हुआ था, ये तो हमें पता ही है। थर्ड ऑप्शन रुहेलखंड राज्य का गठन अहमद शाह दुरानी द्वारा अधिकृत राज्य क्षेत्र से हुआ था, ये भी गलत है, हमारा आंसर हो गया बी। ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। एक सेकेंड, हाँ 49 पे निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है?
पहला, अजंता गुफाएं बाघोरा नदी की घाटी में स्थित है। ठीक है। सांची स्तूप चंबल नदी की घाटी में स्थित है। ठीक है। थर्ड ऑप्शन, पाड़ू लेड़ा गुफा देव मंदिर नर्मदा नदी की घाटी में स्थित है। ओके। डी ऑप्शन है, अमरावती स्तूप गोदावरी नदी की घाटी में स्थित है। अब हम देखते हैं, अजंता गुफा बाघोरा नदी की घाट में स्थित है, यही सही है। चंबल सांची स्तूप चंबल नदी में नहीं स्थित है। ठीक है। सांची स्तूप जो हमारा स्थित है वह है बेतवा नदी के तट पर। ठीक, ये नर्मदा नदी के तट पर नहीं स्थित है, ये हमारा गोदावरी नदी पे। ठीक, और ये अमरावती स्तूप गोदावरी नदी नहीं है, ये हमारा है कृष्णा नदी पे। ठीक है। अगर और आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से चाहिए आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है। और टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 50 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ओके। फर्स्ट ऑप्शन है, यूनिसेफ द्वारा 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस घोषित किया गया। अच्छा, ठीक है। सेकंड, पाकिस्तान की संविधान सभा में यह मांग रखी गई कि राष्ट्रभाषाओं में बंगला को भी सम्मिलित किया जाए। ठीक है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? अब देखिए, यूनिसेफ एक ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, और यूनिसेफ कब से घोषित करने लगा, है ना, तो ये गलत। सेकंड है 21 फरवरी, ठीक, दो डेटा है तो ये तो गलत हो गया। अब सम्मिलित किया जाए, मांग तो किसी की भी चीज़ की रखी जा सकती है, उस समय हम तो थे नहीं। ठीक, और हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ भी नहीं है कि हम इसे प्रूव कर सके कि नहीं होगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा सेकंड ऑप्शन होगा सही, और फर्स्ट में ऑर्गेनाइजेशन होता है गलत। ऑर्गेनाइजेशन कहीं भी मिल जाए आप उसे गलत मान लीजिएगा। ठीक है, और वो गलत ही होगा। ठीक, चलिए अब हम बाकी 50 तक हमने आज कर लिया। अब हम बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। अगर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, आप नीचे कमेंट करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए। ठीक है, आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको उसका सलूशन प्रोवाइड करा दूँगी। आपको किसी और चीज़ पे कोई भी हेल्प चाहिए, ठीक है, आप कमेंट करिए। ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू।